हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइज आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12th का बायोलॉजी का 6th लेसन, जिसका नाम है आपका वंशागति तथा आणविक आधार। वंशागति तथा आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार क्या है आप लोग जानते हैं? वंशागति का आणविक आधार, तो वंशागति का आणविक आधार डीएनए को कहा जाता है। तो दोस्तों इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को आज मैं बताऊंगी। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? रेप्लिकेशन किससे संबंधित है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग डीएनए, आरएनए या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो रेप्लिकेशन है वह आपका डीएनए से संबंधित है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा डीएनए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन को आने को कहते हैं। जब एडेनिन ए से सूचित कहते हैं, एडेनिन की जगह पर साइटोसिन सी आ जाए तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम ट्रांसवर्सन बोलते हैं, ट्रांसवर्सन। फिर देखिए नेक्स्ट है, ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। ओकाजाकी टुकड़ा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेप्लिकेशन से ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्यूरिन की जगह पर पायरिमिडिन अथवा पेरिमिडिन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापन को क्या बोलते हैं? प्यूरिन की जगह पर यदि पायरिमिडिन आ जाए या फिर पायरिमिडिन की जगह पर प्यूरिन उसके ऑपोजिट हो जा रहा है, अगर यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन यानी वहां पर आ जाए उसके स्थान पे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसवर्सन उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन समापन कोटक है? समापन कोटक यानी टर्मिनेटिंग कोडन जिसे बोला जाता है। जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएए, जो कि समापन कोटक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते तो उन्हें क्या बोलते हैं? डीएनए का एक ऐसा भाग का नाम बताइए जो कि जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो उसमें कोडिंग में वह पार्ट नहीं लेते हैं, हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रॉन्स जो होते हैं वह भाग नहीं लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय, इंट्रॉन्स। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लेक ऑफेरन एवं ट्रिप्टोफैन ऑफेरन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं। लेक ऑफेरन एवं ट्रिप्टोफैन ऑफेरन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाते हैं किस में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि बैक्टीरिया में दर्शाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं। डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रोन, उसे हम इंट्रोन बोलते हैं, इंट्रोन। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिलेखन है। प्रतिलेखन क्या है? प्रतिलेखन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संदेशवाहक आरएनए का बनना प्रतिलेखन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संदेशवाहक आरएनए यानी एमआरएनए। आरएनए का 3 प्रकार होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए। तो एमआरएनए को संदेशवाहक आरएनए भी बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रोधकूट की संख्या कितनी होती है? रोधकूट की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होता है। रोधकूट की संख्या 3, यानी जो रोधकूट यानी जो बाधा डालते हैं उन्हें रोधकूट बोला जाता है, जिसकी संख्या 3 होती है। यूएए, यूजीए, यूजीजी होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन म्यूटेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किसमें कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरण के द्वारा उत्परिवर्तन कराया जाता है, गामा किरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि प्रतिलेखन उसे बोलते हैं, प्रतिलेखन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने प्रकार के कूट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64 प्रकार के कूट होते हैं अनुवांशिक कूट में। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
ऑफरेन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ऑफरेन मॉडल किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो वैज्ञानिक ने दिया था, जेकब और मोनोड नामक वैज्ञानिक ने मिलकर ऑफरेन मॉडल को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि अधिक जीन की वंशागति के लिए या इसका उदाहरण है मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति, अधिक जीन की वंशागति का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, राइबोसोम। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुलिका प्रीटिका को किसने विकसित किया? डीएनए अंगुलिका प्रीटिका जो होता है उससे किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलेक जॉफरी ने। यहाँ डीएनए अंगुलिका प्रीटिका को हम डीएनए फिंगरप्रिंट के नाम से भी जानते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो इसका राइट आंसर होगा एलेक जॉफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास किया, यानी उसका आविष्कार किया, खोज किया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जफिंग जीन कहलाता है। जफिंग जीन को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसपोसन। ट्रांसपोसन बोला जाता है जफिंग जीन को। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है? यानी इसमें कौन ऐसा है ऑप्शन जो कि श्रृंखला जो होता है कोडोन का वह प्रारंभ करता है, उसका शुरुआत वहीं से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, AUG से शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, AUG जो कि श्रृंखला का प्रारंभन कोड है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन प्रतिस्थापित हो जाए तो इसे कहते हैं। एक ऐसा उत्परिवर्तन हो रहा है कि प्यूरिन के स्थान पर पिरामिडिन आ जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम ट्रांसवर्सन बोलते हैं, ट्रांसवर्सन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए के नाम से जाना जाता है, नॉन कोडिंग क्रम को। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंटस कब बनता है? या तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगुणन के समय, जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो उस समय ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन संश्लेषण के समय जो अमीनो अम्ल होता है तो उसे एक्टिव लाने में, उसे तेजी से काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एटीपी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है। स्थानांतरण की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण से स्थानांतरण की क्रिया संबंधित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीवी अनुपात समान होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में। अगला प्रश्न है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए पॉलीमेरेज। आरएनए पॉलीमेरेज की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोन। उसे हम एक्सोन बोलते हैं। विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को हम एक्सोन बोलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? बी डीएनए जो होता है तो उसके एक पूर्ण घुमाव, पूरे घुमाव में कितने प्रकार के क्षारीय पेयर्स माने जोड़ा होता है? बेस पेयर्स यानी क्षारीय जोड़ा होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राइबोसोम का बृहत समूह कहलाता है। राइबोसोम का बृहत यानी बड़ा सा एक ग्रुप क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीराइबोसोम कहलाता है, पॉलीराइबोसोम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ किसे बोला जाता है? तो डीएनए को। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेख प्रसालिक नियमन दिया। लेख प्रासालिक नियमन किसने दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जेकब एवं मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फास्फोरस निम्नलिखित में किसका घटक है? फास्फोरस किसका घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फास्फोरस जो है आपका न्यूक्लिक अम्ल का, जैविक सिलिका और कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली, यानी इनमें से सभी का फास्फोरस घटक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड कौन सा है जो ऑप्शन दिए उसके अकॉर्डिंग? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरिडिलिक अम्ल। यहाँ यूरिडिलिक अम्ल नहीं होगा बल्कि न्यूक्लिक अम्ल होगा। यहाँ पर इंप्रूव थोड़ा कर लीजिएगा, यहाँ यूरिडिलिक अम्ल नहीं बल्कि न्यूक्लिक अम्ल होगा, न्यूक्लिक अम्ल।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार अनुपस्थित होता है? तो एक ऐसा नाइट्रोजन क्षार है जो कि आरएनए में पाया जाता है तो डीएनए में नहीं, और डीएनए में पाया जाता है तो आरएनए में नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल जो होता है वह डीएनए में नहीं पाया जाता है, यहाँ पर थायमिन पाया जाता है, और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और वहाँ पर थायमिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन 1 डी राइट होगा, यू यानी यूरेसिल। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी प्रोकैरियोट्स में डीएनए एवं आरएनए का अनुपात 1:2 है। यूकैरियोट्स में यह अनुपात क्या होता है? देखिए किसी प्रोकैरियोट्स जो जीव होते हैं तो उसमें डीएनए एवं आरएनए का अनुपात दिया है 1:2 है। तो यूकैरियोट्स में यह अनुपात क्या होगा, यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1:1 होगा प्रोकैरियोट्स में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है? आरएनए के लिए जो ऑप्शन दिया उसमें कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आरएनए में क्या थायमिन नहीं पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है थायमिन की जगह पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये सभी पाया जाता है बट थायमिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में निहित है। प्रोकैरियोटिक आनुवांशिक तंत्र में क्या उपस्थित रहता है? निहित है, उसमें क्या उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन रहित जो प्रोटीन होता है वह प्रोकैरियोट्स में रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन, जो हिस्टोन रहित है नहीं उसमें हिस्टोन नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है? डीएनए अणु में साइटोसिन किससे जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह जो साइटोसिन होता है तो आपका वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट, गुआनिन से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, गुआनिन से जुड़ा रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए की जांच की विधि है। डीएनए की जांच की विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्यूजेनन रिएक्शन, फ्यूजेनन रिएक्शन। अगला प्रश्न है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार है? नाइट्रोजिनस क्षार डीएनए में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 18GC, 18GC। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए में निहित पायरिमिडिन है। डीएनए में निहित पायरिमिडिन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थायमिन एवं साइटोसिन, थायमिन एवं साइटोसिन। जो डीएनए में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका प्यूरिन होता है और पायरिमिडिन होता है। तो प्यूरिन गुआनिन में बटा होता है और जो आपका पायरिमिडिन होता है वह थायमिन एवं साइटोसिन में बटा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एंटीकोडोन किससे संबंधित है? एंटीकोडोन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीआरएनए से एंटीकोडोन संबंधित है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक द्विबल्कीय डीएनए अणु में 2 बल का विन्यास होता है। एक द्विबल्कीय यानी डबल कुंडलित होता है जो डीएनए में, तो 2 बल का विन्यास कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक मुख्य अक्ष के चारों ओर कुंडली द्वार होता है। एक मुख्य अक्ष के चारों ओर उसका होता है कुंडली द्वार। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है। किसी कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आरआरएनए, सबसे अधिक पाया जाता है आरआरएनए। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए अणु प्रति समानांतरण है क्योंकि डीएनए अणु जो है वो प्रति समानांतरण है बिकॉज। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इसमें फास्फो हाई एस्टर बंधन होने के कारण, फास्फो हाई एस्टर बंधन होने के कारण। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पक्ष के कोड को पढ़ता है कहलाता है। डीएनए खंड जो समान उग्र तथा पक्ष के कोड को पढ़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पैलिंड्रोमिक डीएनए उसे बोला जाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, आरएनए में निहित प्यूरिन है। आरएनए में निहित प्यूरिन यानी प्यूरिन कितने भागों में बटा होता है? तो 2 भागों में तो बटा होता है, लेकिन कौन कौन से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुआनिन और एडेनिन में बटे होते हैं, गुआनिन और एडेनिन में। अगला प्रश्न है, साइटोसिन एवं गुआनिन के बीच से हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है, कितने बंधन से जुड़े होते हैं? डबल, ट्रिपल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रिपल बंधन से जुड़े रहते हैं 3 पाई की तरह। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आरएनए के लिए कौन सा सही है? आरएनए के लिए कौन सा सही है जो दिया ऑप्शन? तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए के लिए आपका जो एडेनिन होता है वह यूरेसिल से जुड़ा रहता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है?
जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन परिवर्तनशील है, किंतु एक खास प्रजाति के लिए वह कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी A+T और इक्वल G+C। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा टर्मिनल कोडोन है? कौन सा टर्मिनल कोडोन है, यानी जो रोकने वाला कोडोन होता है, जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे रोकता है, स्टॉप करता है, उससे हम वो कौन कौन से कोडोन है? कोडोन आप जानते हैं 64 होता है, तो कौन कौन से हैं इसमें रोकने वाला जो विरोधी कोडोन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी UAG, UAA और UGA। UAG को बोला जाता है अंबर, UAO को ओकर और UGO को ओफल, यानी इनमें से सभी है जो कि टर्मिनल यानी स्टॉप कोडोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 एमिनो अम्ल है, इनमें से कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है? देखिए किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 प्रकार के एमिनो अम्ल है, तो पूछा जाए कि इनमें से कितने प्रकार के प्रोटीन निर्माण में ट्रिपलेट यानी 3 गो समूह में ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 है तो उसमें से 20 हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, यानी 20 हो सकता है। फिर देखिएगा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा tRNA का रिकोजिनेशन है? निम्नलिखित में कौन सा tRNA यानी ट्रांसफर RNA का रिकोगनाइजेशन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटीकोडोन, एंटीकोडोन होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का जो सेंस स्ट्रैंड होता है वहीं पर आरएनए का संश्लेषण होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोस द्वारा 20 प्रकार के एमिनो अम्ल का संश्लेषण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी 61 के द्वारा होता है 61। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी GGU, जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक इनिशिएशन कोडोन के रूप में कार्य करता है, GGU। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? जेनेटिक कोड कहाँ पर उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा mRNA पर जेनेटिक कोड उपस्थित रहता है, मैसेंजर आरएनए के पास। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी डीएनए में कोडोन AAA यानी ट्रिपल A है, तो इसके एंटी कोडोन क्या होंगे? तो इसके एंटी कोडोन क्या है, डीएनए में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बी होगा, AA वैसा ही सेम होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5-मेथिल यूरेसिल है। जो ऑप्शन दिया उसमें किसका नाम दूसरा नाम 5-मेथिल यूरेसिल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी थायमिन का दूसरा नाम मेथिल यूरेसिल भी है, यूरेलिस है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। जो ऑप्शन दिया उसके कौन ऐसा एक न्यूक्लिक अम्ल है जो कि आनुवांशिक पदार्थ और एक कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में दोनों में वह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आरएनए के रूप में वह आरएनए है जो कि आनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों के रूप में कार्य करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 होती है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर जो लिपटे डीएनए कुंडली होता है तो उसमें आपका बेस से पेयर्स होता है, तो उसका नंबर होता है 200 यानी 200। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या होती है, मानव जीनोम में कितने क्षार युग्मक होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 × 10⁹ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है, किसमें जीन की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुणसूत्र 1 में जीन की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी गुणसूत्र जो आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंगुली छापी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया। अंगुली छापी तकनीक को बोला जाता है फिंगरप्रिंट, यानी डीएनए फिंगरप्रिंट जो मशीन होता है उसको सबसे पहले किसने स्थापित है विकसित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार किया।
अगला प्रश्न है, जीवाणु के अनुलेखन इकाई में सृजनात्मक जीन होता है। जीवाणु के अनुलेखन इकाई में सृजनात्मक जीन कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर्राफित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। जो ऑप्शन है उसमें कौन ऐसा है जिसमें कि अंतर्राफित जीन व्यवस्था प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा जीवाणु में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज शुक्राणुके में दूत आरएनए का अनुलेखन कौन करता है? निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया उसमें आरएनए पॉलीमरेज शुक्राणुके के रूप में दूत आरएनए को बोला जाता है आपका मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। दूत जो कि आपका कोई मैसेज ले जाता है या फिर लाता है उसे दूत बोला जाता है। तो उसका दूत आरएनए का अनुलेखन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि पॉलीमरेज जो सेकेंड होता है पॉलीमरेज 2 वो करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है। प्रतिकृति के दौरान जो डीएनए पॉलीमरेज होता है तो उसके दौरान जो होता है बहुलकन, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका दिशा किस तरफ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। ऑप्शन जो दिया है उसमें कौन ऐसा एक ऑप्शन राइट होगा जिसमें कि अनुलेखन की क्रिया और स्थानांतरण की क्रिया दोनों एक साथ संपन्न हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु में हो सकता है अनुलेखन और स्थानांतरण की क्रिया संपन्न। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रोधकूट की संख्या होती है। रोधकूट की संख्या कितनी होती है, कितने प्रकार के होते हैं रोधकूट जो रोकने का काम करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एमआरएनए नाइट्रोजन बेस पर डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि मैसेंजर आरएनए के नाइट्रोजन बेस पर होता है। अगला प्रश्न है, किसी जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है। किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज होता है वह उसके साथ ज्वाइंट रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोमोटर जीन के साथ वह ज्वाइंट रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेक ओपरन में कितने सृजनात्मक जीन पाए जाते हैं? लेक ओपरन में कितने प्रकार के सृजनात्मक जीन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 3 प्रकार के होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद करिएगा। या भी है यह आपका प्रश्न, इसको लघु उत्तरीय में भी पूछता है 2 नंबर वाले प्रश्न में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पायरिमिडिन में क्या क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि डीएनए के पायरिमिडिन में थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। थायमिन एवं साइटोसिन। अगर आरएनए के पायरिमिडिन में पूछे तो थायमिन की जगह या जो थायमिन है यहाँ पर यूरेसिल हो जाता है आरएनए में। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम एमिनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? एक संदेशवाहक यानी एमआरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है वो एमिनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहा जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसफर यानी टीआरएनए। टीआरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का वह क्रम जो कि एमआरएनए कोडोन से बनता है। संदेशवाहक को एमआरएनए बोल देते हैं तो उससे वह बंधता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंटीकोडोन बोलते हैं उसे एंटीकोडोन। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक एमआरएनए में एमिनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं? एक एमआरएनए में एमिनो अम्ल के लिए कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 होता है, उसमें 1 होता है। अगला प्रश्न है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पॉलीमरेज की मुख्य भूमिका रहती है डीएनए द्विगुणन के समय। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि डीएनए पॉलीमरेज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में 2 एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? प्रोटीन संश्लेषण के समय 2 प्रकार के एमिनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंधन बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पेप्टाइड बंधन बनता है, पेप्टाइड बंधन।
अगला प्रश्न है बीटल एवं टपटम का न्यूरोएस्पोर कैसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग क्या सिद्ध करता है? बीटल एवं टपटम के द्वारा न्यूरोएस्पोर कैसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग वह क्या सिद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह सिद्ध करता है कि एक एंजाइम जो होता है वह एक जीन उत्पन्न करता है। एक एंजाइम से एक जीन उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे हम प्रोमोटर बोलते हैं, प्रोमोटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अनुलेखन के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए मिथाइलेज आवश्यक है। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही बोला जाता है अंगुली छापन। तो देखिए इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि यह संतान के सही माता पिता की पहचान कराता है। फिर फोरेंसिक विज्ञान द्वारा वह प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करने में मदद करता है और फिर संदिग्ध माता पिता की जानकारी भी यह प्राप्त करता है, यानी सभी इनमें से सभी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलय के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का वलय क्या होगा? अनुलेखन के समय यदि बोला जाता है अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलय में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वह ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड का वलय क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो उसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ कि उसमें ए की जगह पर आपका यू होगा यानी यूरेसिल, फिर टी की जगह पर ए होगा एडेनिन और ए की जहाँ ए है वहाँ पर यू होगा यूरेसिल और फिर सी की जगह पर जी होगा गुआनिन और जी की जगह पर सी होगा, यानी वह जो जुड़ता रहता है ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो 4 प्रकार के होता है आपका एडेनिन गुआनिन थाइमिन और साइटोसिन वो आपका होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है आरएनए के पायरीमिडिन में पाया जाता है। आरएनए के पायरीमिडिन में क्या क्या पाया जाता है? तो ऊपर मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए के पायरीमिडिन में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और डीएनए बोले तो यूरेसिल के स्थान पर आपका थायमिन हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होता है? ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोग प्रोटीन के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणुभोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणुभोजी जो होता है उसे बोला जाता है बैक्टीरियोफाज। तो उसके द्वारा स्थानांतरण होता है तो उसे हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है किसी आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा टीआरएनए होता है, टीआरएनए। अगला प्रश्न है आरएनए बंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक जोड़ खंडों को पुनः जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आरएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 होता है, 2 हाइड्रोजन बंधन की संख्या होता है। अगला प्रश्न है यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रेन को आपका 82 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाए तो क्या होगा उसमें? तो इसका राइट आंसर होगा कि यह खुल जाता है और दोनों रजुक जो होते हैं वह डिफरेंट अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि ओकाजाकी खंड के दौरान अनुलेखन होता है। डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड होता है तो उसमें वृद्धि होता है, अनुलेखन होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है? जो ऑप्शन दे उसके अकॉर्डिंग कौन है कि जो डीएनए संश्लेषण के समय आरएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के समय। अगला प्रश्न है डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसे होती है? डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं वो कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वह एक दूसरे के प्रति समानांतर यानी प्रति समानांतर होती है। अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लीयता का कारण क्या है? न्यूक्लिक अम्ल जो है एक प्रबल अम्ल है, वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी अम्लीयता का आखिर रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फास्फेट उसमें होता है, यही रीजन है कि वह काफी प्रबल होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? न्यूक्लियोटाइड कौन है जो ऑप्शन दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा एडिनाइलिक एवं गुआनाइलिक अम्ल और साइटिडेलिक एवं यूराडाइलिक एवं थाइमिडाइलिक अम्ल, यानी इनमें से सभी जो है जो कि न्यूक्लियोटाइड अम्ल है। अगला प्रश्न है एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है?
नाइलिक अम्ल कौन सा है जो ऑप्शन दिए, तो इसका राइट आंसर होगा एडेनिन, राइबोज प्लस फास्फेट, ये सभी एडिनाइलिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, उस न्यूक्लियोटाइड में श्रृंखला है, उस न्यूक्लियोटाइड में श्रृंखला किस रूप में रहता है, तो उसमें कोई फेंटोज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वाटसन एवं क्रिक प्रारूप के डीएनए मॉडल में बृहद ग्रुप किसके साइट है, जो वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था उसमें जो है बृहद आपका ग्रुप, तो वो किसका साइट है, तो इसका राइट आंसर होगा वह हिस्टोन प्रोटीन का बंधन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का बंधन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए अगला प्रश्न है आपका, दो नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी जैसे दिया है A+T इक्वल, फिर दिया है G+C यहाँ पर होगा, तो होती है कितना होती है, समान होती है या फिर असमान होती है या फिर परिवर्तनशील होती है या इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है आपका समान होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हुआ कि समान होता है। दो नाइट्रोजन क्षार के हाइड्रोजन बंधन के बीच की दूरी जो होती है वह समान होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी डीएनए में क्या पाया जाता है, किसी डीएनए में क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा किसी डीएनए में एडेनिन जोड़ा बनता है थायमिन से, जो एडेनिन होता है ए वह टी से जुड़ा रहता है डबल बॉन्ड के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि एडेनिन जोड़ा जो होता है वह थायमिन से जुड़ा रहता है, किस में, डीएनए में। और आपका आरएनए पूछे तो जो एडेनिन जोड़ा है वो आपका यूरेसिल से जुड़ा रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी बी डीएनए के एक वलय में स्पाइरल जो है एक वलय में न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, किसी बी डीएनए के एक वलय में न्यूक्लियोटाइड का संख्या कितना होता है, तो इसके राइट आंसर होगा उसमें 10 होता है। बी डीएनए में 10 होता है। एक होता है आपका जेड डीएनए जिसमें कि 12 होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि डीएनए में 10 वलय हो तो डीएनए की लंबाई होगी, यदि डीएनए में 10 वलय स्पाइरल 10 हो तो उसका लेंथ क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि उसका लेंथ होगा 340 एंगस्ट्रम, यहाँ पर होगा एंगस्ट्रम। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की आधारभूत इकाई को कहते हैं, एक न्यूक्लिक अम्ल अणु की उसके आधारभूत इकाई को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाए, बी राइट होगा कि न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड देखिए यहाँ पर साइड और टाइड का अंतर है, तो न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है उसे न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसके कारण आरएनए भिन्न होता है डीएनए से, किसके कारण जो आरएनए है वह डिफरेंट होता है किससे, आरएनए से, तो इसका राइट आंसर होगा वह शर्करा एवं पायरीमिडीन की वजह से वह थोड़ा भिन्न होता है आरएनए डीएनए से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा कि शर्करा एवं पायरीमिडीन की वजह से। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी न्यूक्लियोसाइड के पेंटोज शर्करा के किस कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, किसी न्यूक्लियोसाइड साइड यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड के जो पेंटोज शर्करा होता है तो किस कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन क्षार होता है वो जुड़ा रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए रिपेयरिंग होती है, डीएनए रिपेयरिंग किसके द्वारा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए रिपेयरिंग डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि डीएनए रिपेयरिंग डीएनए पॉलीमरेज 2 के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राइबोटाइड बना होता है, राइबोटाइड किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा राइबोटाइड जो होता है वह राइबोज शर्करा जो होता है, राइबोज शर्करा फिर फास्फेट और यूरेसिल के मिलने से राइबोटाइड बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम है, अनुलेखन में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा डीएनए पॉलीमरेज 3, जो डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है वह अनुलेखन में भाग लेता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आरएनए अनुकूलक अणु का कार्य करता है, जो ऑप्शन दे उसके अकॉर्डिंग कौन है जो कि आरएनए अनुकूलक अणु के रूप में वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर होगा अंतरण आरएनए, जो अंतरण आरएनए है वह करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने जो ऑप्शन दे उसके कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो कि ई कोलाई यानी इस्चेरिशिया कोलाई में लेख प्रसारक की स्पष्ट जानकारी दी थी, ई कोलाई यानी इस्चेरिशिया कोलाई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेकब एवं मोनोड नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जेकब एवं मोनोड नामक वैज्ञानिक ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेख प्रचालक में निम्नलिखित जीन के द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडला संश्लेषण होता है, लेख प्रचालक में जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग किसके द्वारा, जीन के द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडला संश्लेषण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि जीन वाई के द्वारा होता है, जीन वाई जो होता है आपका वाई उसके द्वारा होता है, जीन वाई के द्वारा होता है।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अणु पहला आनुवांशिक पदार्थ बना। जो ऑप्शन दे उसमें कौन है जो कि सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ बना था, आरएनए, डीएनए या फिर प्रोटीन? तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए बना था सबसे पहले, आरएनए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, बिकॉज यहाँ पर आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए खंड निम्नलिखित द्वारा जोड़ा जाता है। डीएनए खंड को किस के द्वारा जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। डीएनए खंड को लाइगेज के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, डीएनए आरएनए से अलग है। डीएनए आरएनए से क्यों अलग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इसमें नाइट्रोजनी समानांतर वे श्रृंखलाओं द्वारा होता है। डीएनए में जो होता है नाइट्रोजन क्षार होता है समानांतर, और इसमें श्रृंखला जो होता है वो डीऑक्सीराइबोस श्रृंखला होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए पॉलीमरेज की खोज किसने की? डीएनए पॉलीमरेज का आविष्कार या खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्नवर्ग नामक वैज्ञानिक ने डीएनए पॉलीमरेज की खोज की, कॉर्नवर्ग नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है? थोड़े समय के लिए कौन सा आरएनए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एमआरएनए, थोड़े समय के लिए, बिकॉज यह ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है, या स्थानांतरण या मैसेज जो होता है मैसेज को भेजने का और लेने का काम करता है। सिर्फ इसका इतना काम है, जो कि इसका थोड़ा सा काम होता है। और फिर टीआरएनए होता है तो वह भी ट्रांसलेशन करता है, स्थानांतरण करता है। आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है यहाँ पर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समानांतर दूसरे से कितनी दूरी पर होता है? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में प्रत्येक समाक्षार दूसरे से कितनी दूरी पर होता है, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस? तो इसका राइट आंसर होगा 0.34 नैनोमीटर होता है, 0.34 नैनोमीटर होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं, 64। अगला प्रश्न है, ऑफरेन मॉडल प्रस्तावित किया था। ऑफरेन मॉडल किसने दिया था? ऑफरेन मॉडल जिसमें कि बताया गया था, आपको कोडोन के बारे में बताया गया था, जो जिन कोड होता है उसके बारे में बताया गया था कि 64 होता है कोड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जेकब तथा मोनोड नामक वैज्ञानिक ने बताया था, जेकब तथा मोनोड नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, जीन किससे बना होता है? जीन किससे बना होता है? डीएनए के छोटे खंड को जीन बोला जाता है, तो वह किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जीन बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ है। रिट्रोवायरस में कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? डीएनए, आरएनए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आरएनए पाया जाता है रिट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। अगला प्रश्न है, त्रिक यूयूयू कोड किसके लिए होता है? यह जो यूयू है यह कोड है, तो यह किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह फेनिल एलेनिन के लिए होता है। त्रिक यूयू कोड जो है यूरेसिल 3 गो है यूरेसिल, तो यह फेनिल एलेनिन के लिए होता है। अगला प्रश्न है, जीन, यहाँ पर जीन होगा, इंप्रूव कर लीजिएगा, जीन होगा। जीन उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है यह, तो यह क्या कहलाता है? जीन उत्परिवर्तन में जो एडेनिन होता है ए, वो आपका जी यानी ग्वानिन के द्वारा उसे प्रतिस्थापित हो जाता है, वह डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को, प्रोसेस को? तो इसका राइट आंसर होगा, इसे हम ट्रांसजिशन बोला जाता है, इसे ट्रांसजिशन बोला जाता है, ट्रांसजिशन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? खुराना को नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? उन्होंने क्या किया था, किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जीन के रासायनिक संश्लेषण हेतु जो अरविंद खुराना है उन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया था? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओफेरिन एवं हेल्डेन नामक वैज्ञानिक ने जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, ऑफरेन का कौन सा जीन रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है? ऑफरेन का कौन ऐसा जीन है जो कि रिप्रेशन प्रोटीन बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटर जीन बनाता है, रेगुलेटर जीन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। न्यूक्लियोसोम में क्या उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिस्टोन अणु उसमें उपस्थित होता है न्यूक्लियोसोम में। फिर देखिए नेक्स्ट है, निरंतर क्रियात्मक जीन है। निरंतर क्रियात्मक जीन कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हाउस कीपिंग जीन्स को बोला जाता है निरंतर क्रियात्मक जीन, यानी यह लगातार हमेशा एक्टिव रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तन। म्यूटेशन जो होता है विभिन्नता का अंतिम स्रोत है।
अगला प्रश्न है, किसी वांस पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा फर्टिल बनाया जा सकता है? किसी वांस पादप हाइब्रिड जो संकर होता है उससे किसके द्वारा उसे फर्टाइल किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉलचिसिन के प्रयोग से, पॉलीफ्लोइडी के प्रयोग से और गोनोसोन युक्ति द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा उसे वांस हाइब्रिड से उसे फर्टाइल बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है। निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन के द्वारा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्नताओं में उसका ह्रास होता है, यानी विभिन्नताओं में कमी आता है, उसमें ह्रास होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, समाक्लोनल विभिन्नताएं हैं। समाक्लोनल विभिन्नताएं किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि उत्तक संवर्धन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं को हम बोलते हैं समाक्लोनल विभिन्नताएं। उत्तक संवर्धन के द्वारा उत्पन्न विभिन्नताओं को, उत्तक संवर्धन क्या, तो पेड़ पौधे का किसी भी एक पार्ट पुर्जा को ले लेते हैं पेड़ पौधे का, उसे हम एक्सप्लांट बोलते हैं, और उसे एक पोषक माध्यम में रखा जाता है जीवाणुरोहित करके, और उसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाया जाता है जिससे कि वहाँ से एक नए पौधों का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं उत्तक संवर्धन। यानी पेड़ पौधों को किसी उत्तक को लेकर, जैसे आपको उसका तना हो गया, डाली हो गया, उस सबको लेकर किया जाता है। फिर देखिए ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। जैव पद्धति के अंतर्गत ये सभी जीव का निर्माण किया जाता है, जिसे जीएमओ जीव बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसा डीएनए अणु है जिसमें कि प्यूरिन उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडेनिन तथा गुआनिन में प्यूरिन। यानी प्यूरिन जो है वो एडेनिन और गुआनिन में बटा होता है, और जो आपका पायरिमिडिन होता है वह साइटोसिन में और यूरेसिल या फिर थायमिन में बटा होता है। अगला प्रश्न है, एक जाति के लिए अनुपात नियम है। एक जाति के लिए अनुपात नियम कौन सा सही है जो दिया है? तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो एडेनिन होता है वह साइटोसिन से जुड़ा होता है और जो थायमिन होता है वह गुआनिन से जुड़ा रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी उसका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक कोडोन है? प्रारंभिक कोडोन कौन है जो कि शुरुआत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा AUG, जो कि प्रारंभिक कोडोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समापन कोडोन है? वो तो प्रारंभिक था AUG, और समापन फिर पूछा जाए कि समापन कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा कि UAG। UAG उसका उल्टा हो जाता है UAG, ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ UAG। अगला प्रश्न है, राइबोसोम के बड़े गुच्छे को क्या बोलते हैं? राइबोसोम के एक बड़े गुच्छे को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पॉलीराइबोसोम, उसे बोला जाता है पॉलीराइबोसोम। फिर देखिए नेक्स्ट है, किसी द्विकुंडलित डीएनए का वलय में 4 श्रृंखलाओं के बीच की दूरी होती है। किसी द्विकुंडलित डीएनए के वलय में 4 श्रृंखलाओं के बीच की दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.34 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की श्रृंखला में F1 किस अवयव के बीच होता है? डीएनए की श्रृंखला में जो F1 होता है तो वह किस कंपोनेंट के कारण होता है, किस अवयव के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरक क्षारक के कारण होता है, पूरक क्षारक के कारण होता है, क्षार के कारण। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ओकाजाकी खंड का निर्माण किस द्रव्यमान होता है? ओकाजाकी खंड बोलते हैं हम डीएनए के खंड को ओकाजाकी खंड बोला जाता है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है तो वह किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लिकेशन के अंतर्गत होता है ओकाजाकी खंड का द्रव्यमान। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर होता है। डीएनए के रूप में हेलिक्स का एक चक्कर कितने बार होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 34 नैनोमीटर के होता है, 34 नैनोमीटर में होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेक ऑफरेन का घटक नहीं है। लेक ऑफरेन का घटक कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि लेक ऑफरेन का घटक प्राइमर जीन नहीं है, और जो प्रोमोटर जीन, श्रेष्ठात्मक जीन, नियामक जीन है, ये सभी लेक ऑफरेन का घटक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगी, प्राइमर जीन नहीं है। अगला प्रश्न है, ओकाजाकी खंड है। ओकाजाकी खंड क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लेजिंग स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे खंड को हम ओकाजाकी खंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, किसका? डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में हम डायरेक्ट रूप से संश्लेषण नहीं कर सकते हैं, किसका? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन का, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ट्रिप्टोफैन ऑफरेन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? ट्रिप्टोफैन ऑफरेन किस प्रकार के तंत्र को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी तंत्र को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था? जीन को सिस्ट्रॉन, रिकॉन एवं म्यूटॉन के रूप में किसने बताया था, इसका डिफिनेशन बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वेंजर नामक वैज्ञानिक ने किया था, वेंजर ने।
अगला प्रश्न है लेक ऑफरन में लेक्टोज का क्या कार्य है? लेक ऑफरन में लेक्टोज क्या कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह प्रेरक का कार्य करता है, एक प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है नियंत्रण यानी रेगुलेटरी जीन उसे बोला जाता है, नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? नियंत्रण जीन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम निरोधक जीन के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम को क्या बोलते हैं? यूकेरियोट्स में पाए जाने वाले नॉन कोडिंग क्रम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंट्रोन उसे बोलते हैं, इंट्रोन। फिर देखिए अगला प्रश्न है अनुवादन या स्थानांतरण में बनता है, क्या बनता है अनुवादन या स्थानांतरण में? तो उसका राइट आंसर होगा कि उसमें स्थानांतरण में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्लाज्मिड के संदर्भ में सत्य है, प्लाज्मिड क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो प्लाज्मिड होते हैं वह जीन स्थानांतरण में बहुत प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है जब जीन स्थानांतरण किया जाता है, उसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसमें होता है आपका नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा होता है, इसमें फास्फेट नहीं होता है, जबकि आपका जो होता है न्यूक्लियोटाइड तो उसमें भी होता है नाइट्रोजन क्षारक तो होता है लेकिन उसमें एक होता है फास्फेट। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ इतना अंतर है कि न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट नहीं होता है और जबकि न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत है, डीएनए अणु में जो आपका साइटोसिन है वो आपका 18% है, तो एडेनिन में इसका प्रतिशत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 32% होगा। अगला प्रश्न है एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं, किससे जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जुड़ते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में निम्न में से क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसमें डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग दोनों किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? यह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? जीन विनिमय से बुला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पैकेटिंग की अवस्था में होता है। यह आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, यह आपका एग्जाम में जरूर रहेगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है न्यूक्लिक अम्ल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूक्लियोटाइड का यह पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। अगला प्रश्न है न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन बंध रहता है, हाइड्रोजन बंध। जो न्यूक्लिक फॉर्म होता है तो उसके नाइट्रोजन का होता है प्यूरिन और पायरिमिडिन, जो कि आपका बटा होता है एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थाइमिन में, तो उसके बीच हाइड्रोजन बंध ही तो पाता है, डबल वन और ट्रिपल वन होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिनस बेस के कितने पेयर्स होते हैं, उसका कितना जोड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 होता है, 10। फिर देखिए अगला प्रश्न है सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या कराया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इसमें कराया जाता है आपका अलैंगिक जनन और समान अनुवांशिक गुण वाले पौधे जिसे कि प्राप्त होते हैं, अलैंगिक जनन में प्राप्त होता ही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। फिर देखिए अगला प्रश्न है ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है या क्या बताता है ऑपरेंट मॉडल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी या जीन का रेगुलेशन बताता है, जीन का रेगुलेशन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नाइट्रोजिनस बेस डीएनए में नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी डीएनए में आपका यूरेसिल नहीं होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है डीएनए में इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरियोफाज का अनुवांशिक, बैक्टीरियोफाज यानी जीवाणुभोजी। यहाँ पर आपका जीवाणुभोजी भी ऑप्शन दे सकता है, जीवाणुभोजी को ही इंग्लिश में बैक्टीरियोफाज बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है, उसे ट्रांसक्रिप्शन। अगला प्रश्न है एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो क्या कहलाते हैं? एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन को जिनका अलग अलग प्रकार के अभिव्यक्ति होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बहुजीन, उसे बोलते हैं बहुजीन। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुकूली विकिरण का, अनुकूली विकिरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है सुकेंद्रकियों में टीआरएनए फिर है 5S RNA एवं SNRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी RNA पॉलीमरेज 3।
फिर देखिए अगला प्रश्न है ये आपका कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं किसके द्वारा? जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के एक विशिष्ट शाख पर अनुक्रम को पहचानते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वह पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं के अंतर्गत वह पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए आपका लास्ट प्रश्न है किसी भी जीन की अनअभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? किसी भी जीन की अनअभिव्यक्ति पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा संपादित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका छोटा होता है RNA, छोटा व्यतिकारी RNA और एंटीजेंस RNA यानी ए बी दोनों होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैंने इस 6 लेसन जो था बहुत ही थोड़ा बड़ा लेसन था और यह बहुत ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन भी है और उसमें का सभी एग्जेक्टिव इसमें से आपके एग्जाम में बहुत पूछता है, इसलिए थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया। 171 है इसमें, आप इन सभी को याद कर जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।